नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी लहर चल रही है, उससे निपटने के लिए लगातार हम जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है ये मास्क। इसलिए लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ये मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। मास्क पहनिए और अपनों को सुरक्षित रखिए कोरोना की इस महामारी से। देश में बनी कोरोना की दवा 2DG को आज लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के DRDO भवन में होने वाले एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सुबह 10:30 बजे इस दवा को लॉन्च करेंगे। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस दवा को तैयार किया है और दावा किया जा रहा है कि इस्तेमाल से कोरोना मरीज 7 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और उनको इलाज के दौरान ऑक्सीजन पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस दवा को पानी में घोलकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। गोवा में चक्रवाती तूफान टाउटे को लेकर कई राज्य अलर्ट पर हैं। गोवा में तूफान की वजह से भारी नुकसान की खबर है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश की वजह से 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए और 200 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। तूफान की वजह से हुए अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हुई है। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, जबकि कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस वक्त हम खड़े हैं साउथ गोवा के वारका बीच में और जैसे कि आप देख सकते हैं तेज बारिश हो रही है, तेज गति से जो एक तरह से विंड भी चालू है। बहुत सारे एयरलाइंस ने ऑलरेडी यहाँ के जो फ्लाइट्स जो आने वाले थे गोवा के अंदर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट जो 24 आवर्स में यही स्थिति रहने वाली है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। इसलिए जो एडवाइजरी आया है सरकार से, उन्होंने लोगों से जाहिर किया है कि वो लोग सिर्फ अपने घर में रहें और घर के बाहर ना निकले। नॉर्थ गोवा रहने दो या साउथ गोवा, दोनों जगहों पे बहुत तेज बारिश हो रही है और इसी की वजह से बहुत जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। वहीं मुंबई में आते ही टाउटे तूफान के कमजोर होने की खबर है। तूफान की वजह से मुंबई में हल्की बारिश जारी है, लेकिन बड़ा खतरा टल गया है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर टाउटे तूफान की वजह से हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में तूफान की वजह से भारी नुकसान की खबर है। सिंधुदुर्ग में 500 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। मछुआरों की एक नाव लापता है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों में 6,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों में शिफ्ट किया गया है। गुजरात में टाउटे तूफान की वजह से हाई अलर्ट जारी किया गया है। तूफान की सबसे ज्यादा मार गुजरात पर पड़ने की आशंका है, जिसकी वजह से तूफान से निपटने के लिए तैनात NDRF की 100 से ज्यादा टीमों में करीब आधी टीम गुजरात में तैनात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के संपर्क में है। राज्य सरकार ने करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का दावा किया है। तूफान की वजह से राज्य के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। आज रात से लेकर कल सुबह टाउटे तूफान गुजरात के पोरबंदर से भावनगर के बीच गुजरेगा, जिसकी रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने का अनुमान जताया गया है। जो मेन इम्पैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा और गुजरात में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट होने की संभावना है। इसीलिए 50 से ज्यादा टीमें, 100 से ज्यादा टीमें पूरे 5 या 6 राज्यों में लगाई गई थी। उसका लगभग आधा हिस्सा जो है गुजरात में इसलिए लगाया गया है क्योंकि इम्पैक्ट स्टेट वही है, क्योंकि साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो मुख्यतः IMD के प्रेडिक्शन के हिसाब से गुजरात में हो। राजस्थान में भी कई इलाकों में अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चित्तौड़गढ़ में आंधी की वजह से 15 कच्चे मकानों की छत उड़ गई। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए। डूंगरपुर में भी तूफान की तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से कई पेड़ उखड़ गए। तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए राज्य के मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। NDRF और सिविल डिफेंस की टीम को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तूफान के असर वाले जिलों में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। देश इस वक्त भारी मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना काल की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ अब कुदरती चुनौतियों को भी देश देख रहा है। इस वक्त देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां चक्रवाती तूफान टाउटे का लगातार खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि गुजरात और महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को समंदर की लहरों से दूर रहने की साफ हिदायत दी गई, जबकि मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने को कहा गया, क्योंकि टाउटे से टक्कर भारी पड़ सकती है। मच्छी बोर्ड ये सूचना आपकी सुरक्षा के लिए है। गुजरात तट पर भारी तूफान आने वाला है। आप अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए तुरंत अपने घर लौट जाएं।
चक्रवाती तूफान की दस्तक। गोवा में टकराया टाउटे। पांच राज्यों पर मंडराता खतरा। टाउटे से टक्कर। ये चक्रवाती हवाएं एक नई तबाही की ओर इशारा कर रही हैं। कहीं समंदर की लहरें उफान मार रही हैं, तो कहीं तेज हवाओं के साथ टाउटे अपनी दहशत का पैगाम लेकर आया है। कुदरत की ये आपदा उस वक्त आई है जब देश कोरोना काल के संकट से घिरा हुआ है। गोवा से टकराए इस तूफान का मिजाज कुछ ऐसे ही समझा जा सकता है कि चंद मिनटों के भीतर ये किसी भी शहर की सूरत बिगाड़ सकता है। साइक्लोन टाउटे का ट्रेलर दक्षिण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में साफ देखा जा सकता है। यहाँ भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया है। सिरोडा गांव के कई घर टाउटे की भेंट चढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बिजली के खंभे भी कई जगहों पर उखड़ गए। समंदर में उठा हाई टाइड लगातार लोगों को डरा रहा है। सीमा पर गांव है और सबसे पहले जो चक्रवात आया है वो यहीं से गुजरा है उत्तर महाराष्ट्र की तरफ। हम अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना गंभीर स्वरूप जो है समुद्र ने यहाँ पर निर्माण किया है। अब हाई टाइड की वक्त है और इस वक्त काफी बड़ी बड़ी लहरें जो है तूफान में उछलती हुए हमें यहाँ दिख सकती है। किस तरह से हालत यहाँ पर निर्माण हुई है, काफी गंभीर परिस्थिति जो है यहाँ पर निर्माण हुए। इस बड़ी बड़ी लहरों के साथ साथ तेज हवाएं जो है सुबह से ही यहाँ पर चल रहे। कल रात भर काफी मूसलाधार बारिश जो है सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में हो चुके हैं। काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो पेड़ है वो गिर गए हैं। खास तौर पे यहाँ पे जो आम के पेड़ होते हैं उनका काफी नुकसान जो है वो हुआ है। उसके साथ साथ नारियल के पेड़ भी गिरे हैं और काफी जो पेड़ है वो घरों पर भी गिर गए हैं। घरों का भी काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक के जो पोल है वो भी गिर गए। इसके कारण रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जो किनारे वाले जो घर है उनका काफी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक पोल जो गिर चुके हैं उसको पूरा पुनर्निर्माण करने में काफी वक्त लग सकता है। प्रशासन पूरी तरह से जमीन पर काम करते हुए दिख रहा है। पुलिस भी एहतियात के तौर पर समुद्र किनारे पर तैनात है। किसी भी व्यक्ति को समुद्र किनारे पर नहीं जाने दे रहे। गोवा में भी कमोबेश ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें देखी जा रही हैं। यहाँ टाउटे साइक्लोन की टक्कर ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। नजर जिधर जाएगी उधर टाउटे के कहर की तस्वीरें साफ नजर आएंगी। गोवा की कई जगहों पे साइक्लोन टाउटे का खतरा देखा जा रहा है, जिससे मद्देनजर रखते हुए गोवा के बीच पर लोगों की सुरक्षा के लिए बीच को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो तुरंत ही उस पर काबू पाने का काम किया जा सकता है। हवाई मार्ग से भी समुद्र के आसपास के इलाकों पर नजर रखा जा रहा है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे हैं यहाँ पे लाइफ गार्ड भी खड़े हैं। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तूफान की ताकत का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। कोंकण के मजोरदा इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े पेड़ उखड़कर ट्रेन पर ही आ गिरे हैं। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस कुदरती हादसे की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। मुंबई में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बीएमसी लगातार मुंबई के तमाम समुद्री किनारों की सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग कर रही है। बाकायदा एक पूरी टीम 24 घंटे हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। मुंबई के डिजास्टर कंट्रोल रूम में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डिजास्टर को लेकर जो भी लोगों को तकलीफ होती है वो यहां पर उन्हें फोन किया जाता है, जिसके बाद उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व किया जाता है। कैमरा पर्सन गणेश से कहूंगा कि यहाँ बड़ी स्क्रीन पर जितने भी समुद्र के किनारे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है,
गिरगांव चौपाटी है, इन सभी जो चौपाटियां हैं इन पर सीसीटीवी कैमरा के द्वारा नजर रखी जा रही है। मुंबई करों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों से कोरोना मरीजों को भी सुरक्षित अस्पतालों में शिफ्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है। कोविड के मरीजों को भी अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल जो डेंजर बीकेसी कंदरपड़ा उधर से सब पेशेंट सेफली और अच्छी तरह शिफ्ट किया गया है। साफ तौर पर कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें भी अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। दरअसल मुंबई के कई इलाकों पर टाउटे का भयानक असर हो सकता है। यही वजह है कि सबसे पहले बीएमसी ने जंबो कोरोना सेंटर से मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 300 मरीजों वाले इस जंबो कोरोना सेंटर में अब महज 14 मरीज ही बचे हैं, जिन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। मुलुंड के जंबो कोविड सेंटर पे जहां पर करीब 300 मरीज थे, जिन्हें अलग अलग घाटों पर राजावाड़ी और नेस्को जैसे जो जंबो कोविड सेंटर्स हैं वहां पर शिफ्ट किया गया है। रात ही में ये शिफ्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं नज़ारों में कि यहाँ पर प्लास्टिक डाल दिया गया है। ये टेम्पररी कोविड सेंटर था, जंबो कोविड सेंटर, जहाँ पर करीब 300 मरीज यहाँ पर कोरोना का इलाज करा रहे थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में सिर्फ 14 मरीजों को यहाँ पर रखा गया है। भारी बारिश और तेज़ हवाओं के अंदेशे के बाद मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए बीएमसी ने जो मरीज हैं उन्हें शिफ्ट कर अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया है। तूफान टाउटे की बिजली कभी भी मुंबई पर गिर सकती है, लिहाजा मुंबई के तमाम समुद्री किनारों को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। बीएमसी की तरफ से मछुआरों को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि अगले आदेश तक समंदर का रुख न करें। यही वजह है कि मछुआरों ने भी 300 से ज्यादा नावों को किनारों पर बांध दिया है। अरबी समुद्र में उठे तूफान के बाद मुंबई हाई अलर्ट पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय हम कुलाबा में खड़े हैं, जहाँ पर ये जो मच्छीमार इलाका है, यहाँ इनकी सारी जो बोट्स हैं इन्हें किनारे पर लेकर आया गया है। साथ ही बीएमसी और पुलिस की यहाँ पर निगरानी रखी गई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ मछुआरे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आदेश आपको दिए गए हैं? हमको आदेश ऐसे दिए गए हैं, मच्छीमार नगर में मच्छीमार सर्वोदय सोसाइटी है और उनके 300 बोट है और 300 बोट से सब बोट अभी किनारे पे आ चुके हैं। साफ तौर पर अगले आदेश आने तक जितनी भी नावें हैं उन्हें यहाँ पर लाकर किनारों पर बांध दिया गया है। करीब 300 नाव ऐसी हैं, 300 बोट ऐसी हैं जिन्हें किनारों पर बांध दिया गया है। एहतियातन तेज हवा और बरसात की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, जिसके बाद बीएमसी की ओर से ये कदम उठाया गया है। उधर मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि समुद्री तूफान टाउटे 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपना कहर बरपा सकता है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 18th अर्ली मॉर्निंग को गुजरात को क्रॉस करेगा। बिटवीन पोरबंदर एंड महुआ बोल के एक जगह है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों के बीच में 18th मॉर्निंग को क्रॉस करेगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। एंड इसके चलते बिकॉज इट इज़ अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इसका जो एसोसिएटेड विंड स्पीड है ये आपको 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक है, जो 140 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। मेन इम्पैक्ट अगर हमारा स्टेट में देखा जाए तो मेनली जो कोंकण एंड गोवा एरिया में, कोंकण एरिया में होगा। कोंकण एरिया एंड घाट एरियाज ऑफ मध्य महाराष्ट्र, इसमें मेन इम्पैक्ट होगा। टाउटे खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। रास्ते में आने वाली तमाम चीजें तिनके की तरह उड़ती जा रही हैं। गुजरात का अमरेली भी उन इलाकों में है जहां तूफान की तेज हवाएं भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिहाजा यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों का दावा किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान टाउटे भावनगर से पोरबंदर के बीच गुजरेगा। उस वक्त भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों में ये भारी तबाही मचा सकता है। यही वजह है कि अमरेली के पीपावाव बंदरगाह को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही पीपावाव से सटे श्यालकोट गांव में रहने वाले 10,000 लोगों को भी जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर
पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके चलते प्रशासन ने पूरे एहतियात बरते हैं, सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो कर दी है। राजूला और जाफराबाद तहसील के लगभग 23 गांवों को अलर्ट पे रख दिया है और अगर लोगों को यहां से वहां ले जाने की नौबत आती है तो उसके लिए भी प्रशासन तैयार होने का दावा कर रहा है। इस कुदरती आपदा से निपटने के लिए गृह मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ बैठक कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न सिर्फ तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है बल्कि जगह जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है। खास बात ये कि साइक्लोन से निपटने के लिए तैयारियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दिया जाएगा। मसलन कोरोना संकट के बीच आ रहे इस तूफान की वजह से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। कोरोना हॉस्पिटलों को पावर सप्लाई के लिए बैकअप रखने के निर्देश दिए गए हैं। साइक्लोन का असर अगर ज्यादा हुआ तो कोरोना सेंटर के मरीजों को दूसरी जगहों पर भेजा जाएगा। जिन गांवों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा उन सभी का कोरोना एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। लोगों को समुद्री तट से दूर पक्की जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। लोगों के खान पान से लेकर रहने की व्यवस्था शेल्टरों में की जाएगी। इतना ही नहीं, चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों से आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 16 मई को 11 ट्रेन, 17 मई को 22 ट्रेन, 18 मई को 13 ट्रेन, 19 मई को 5 ट्रेन को रद्द किया गया है। साथ ही 5 ट्रेन ऐसी हैं जिनके रूट बदले गए हैं। जाहिर है असली खतरा अभी बाकी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान ऐसे वक्त में परीक्षा ले रहा है जब देश महामारी की भारी मुसीबत से गुजर रहा है। कोरोना के कहर के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में ब्लैक फंगस की दहशत देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस की वजह से उज्जैन में पहली मौत होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि 43 साल के मरीज की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने और एक आंख निकालने के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 15 से ज्यादा लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। फंगस का निश्चित रूप से प्रभाव जो है यहाँ पर है उज्जैन में, और एक नया वार्ड भी हमारे द्वारा आरडी गाड़ी में इसके लिए बनाया गया था, उसमें भी मरीज आ गए। अभी तक की जो हमारी जानकारी है लगभग 15-20 मरीज जो हैं ऑलरेडी हैं जो थोड़े सीरियस टाइप के हैं ब्लैक फंगस के। उनका इलाज जो है वो चल रहा है और एक जो एंटी फंगल इंजेक्शन है उसकी ज़रूर शॉर्टेज मार्केट में है, उसका और उसके जो विकल्प हैं उनका हम लोग मुहैया कराने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी वो तत्काल रूप से मुहैया करा दिया जाएगा। जो कि ब्लैक फंगस उन लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जो कोरोना पॉजिटिव होते हुए जिनको हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन लग रही है। और हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन का एक नियम है कि जो उसका जो रूट है उसमें डिस्टिल वाटर डालना बहुत ज़रूरी है। डिस्टिल वाटर से अगर ऑक्सीजन जाता है तो इसके होने की संभावना कम रहती है। दूसरी बात ये है कि जो भी कोरोना के पेशेंट को दवा दी जा रही है उसमें एक दवा कार्टिसोन ग्रुप की रहती है जो तेज़ी से शुगर भी बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है। तो उन लोगों का ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़ की जांच हर 6 घंटे में होना जरूरी है और ब्लड प्रेशर भी बराबर लेना जरूरी है। कानपुर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हैलेट अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बना दी गई है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड भी तैयार किया गया है। मरीज के ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर को भी तैनात कर दिया गया है। ब्लैक फंगस को लेकर हमारे जैसा केस अब देख रहे हैं कि कुछ सिम्टम आ रहे हैं, कुछ केस भी आए हैं। एक एडमिट पेशेंट है तो उसके लिए हमने अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में यहाँ पर अलग से एक स्पेशल लैब बनाई है। तो वहाँ पर डॉक्टर जो माइक्रोस्कोपिक जांच कर रही थी वहाँ से चालू हो गया है और एक स्पेशल वार्ड बनाया है कि ऐसे मरीजों को वहाँ रखेंगे। इसके अलावा एक डॉक्टरों की टीम बनाई है जिसमें ENT सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जन, न्यूरो सर्जन और एक प्लास्टिक सर्जन। इसके अलावा हमारे एनेस्थेटिक्स, तो ऐसे लोगों की टीम बना के हम वहाँ पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
उधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी बेस अस्पताल में इलाज करा रहे एक मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में डॉक्टरों ने मरीज को जांच के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया। अगर मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि होती है तो ये पहाड़ों में इसका पहला मामला होगा। हालांकि मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर ने करीब 90% लक्षण ब्लैक फंगस के होने की आशंका जताई है। इथमोइडल साइनोसाइटिस मतलब साइनस में इन्फेक्शन था और साथ ही साथ ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट भी थी। तो ये जो लक्षण हैं ये म्यूकर फंगल इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि म्यूकर माइकोसिस की वजह से ही है, लेकिन पेशेंट की जो विजन है या जो उसकी दृष्टि है वो भी बाधित हो रही है। तो ये ब्लैक फंगस की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। मतलब 90% चांस है कि ब्लैक फंगस ही है। तो ये खतरा देखते हुए पेशेंट को, रिश्तेदार को हमने पूरा अच्छी तरीके से समझाया और उसको हायर सेंटर पे रेफर तुरंत करवाया। हरियाणा में 500 बेड के नए कोरोना अस्पताल की शुरुआत हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में 500 बेड वाले एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। हरियाणा में देश का पहला ये अस्पताल है जहां गैस जहां प्रोडक्ट और बन रही है वहीं पर हमने अस्पताल बना दिया। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर करके दी। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि टेस्टिंग कम होने की वजह से दिल्ली में कोरोना के मामले में कमी दिख रही है। अभी केसेस कम नहीं हुए, सिर्फ टेस्टिंग कम हुई। ये झूठ है। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करोगे तो केसेस बाहर आएंगे ही नहीं। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और बीसीसीआई के रेफरी 66 साल के राजेंद्र सिंह जडेजा का कोरोना की वजह से निधन हो गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अचानक मौसम ने करवट बदल ली, जिसके बाद तेज आंधी तूफान के साथ आई बारिश से कई पेड़ पौधे उखड़ गए तो कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। महाराष्ट्र के जलगांव में तेज आंधी की वजह से एक बड़ा पेड़ एक झोपड़ी पर गिरने से 2 नाबालिग बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का ये आखिरी स्टेप है। यानी यहाँ पर इंजेक्शन तैयार होने के बाद पैकेजिंग होकर कंप्लीट होता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस जगह पर भारतीय सेना सिर्फ देश की सीमाओं की ही रक्षा नहीं करती, बल्कि सरहद के पास फंसे लोगों की मदद के लिए जानी जाती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 11,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे एक परिवार की सेना ने मदद की। ये परिवार कठवा से अपने गांव जा रहा था, लेकिन रास्ते में बर्फ पड़ने से फंस गया, जिसके बाद सेना ने परिवार तक न सिर्फ राशन पहुंचाया, बल्कि परिवार के बीमार बच्चे के दवाई का भी इंतजाम किया। ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ग्रामीण इलाके के लोगों ने पंचायत चुनाव के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही तादाद के बावजूद प्रशासन की ओर से गांवों में न तो सैनिटाइजेशन का इंतजाम है, न ही टेस्ट हो रहे हैं और दवाएं भी नहीं मिल रही। ऐसे में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण होने पर लोग खुद ही केमिस्ट से दवा खरीद कर इलाज करने को मजबूर है। इस समय जब से मतलब इलेक्शन ख़त्म हुआ आज तक कोई यहाँ ब्लॉक के कोई कर्मचारी नहीं आए जांच पड़ताल करने के लिए या साफ सफाई करने के लिए। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई नहीं है और ना ही कोई सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे आए हैं हालचाल पूछने या दवा देने। कोरोना का सुई लगवाने गए थे तो डॉक्टर बोले कि यहाँ पर सुई नहीं है, हम लोग चले आए। कोई भी सरकारी महकमा का कोई व्यक्ति नहीं आया जो डॉक्टर और चाहे किसी प्रकार के जांच करने वाले जो कोरोना संक्रमित जो संक्रमण बढ़ रहा है इसकी निस्बत में कोई अभी आया नहीं। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग अभियान शुरू किया गया। साथ ही ग्रामीण इलाकों में निगरानी टीम का भी गठन किया गया। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी कैंप लगाकर रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट के लिए गांव के लोगों से किसी तरह की फीस भी नहीं ली जा रही है। प्रशासन की इस पहल का गांव के लोगों ने स्वागत किया। गांव पर डे तो जो है रोज एक गांव हमारी टीम अक्सर करती रहती है। तो कहीं कहीं मतलब कुछ लोग जागरूक होते करवाते, लेकिन कुछ लोग जागरूक नहीं है तो भागते भी हैं और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं हम लोग।
डर डर के। आप लोग खुद बिगड़ जाते हैं? हाँ, और बिगड़ जाते टीम के हैं, ऊपर ही चढ़ जाते हैं? टीम के ऊपर चढ़ जाते हैं, गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज भी होने लगती है। अभी ऐसे ही होता है। सभी आ रहे हैं, सभी करेंगे, निसंदेह कोई इसमें दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो भी आएगा सबकी टेस्टिंग होगी। तो लोग घर से निकलना चाह रहे हैं? हाँ, घर से निकलना। मन में डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। 2 आतंकियों को इलाके में घेरा गया है और वहां पर बाकायदा मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। तो श्रीनगर से ये बड़ी खबर, मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। 2 आतंकियों को घेरा गया है। कुछ और आतंकी हो सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 आतंकी इलाके में है। चारों तरफ से इन आतंकियों को घेर लिया गया है और इस वक्त मुठभेड़ पुलिस और आतंकियों के बीच चल रही है। तो बड़ी खबर ये श्रीनगर से, जहां पर जैसे ही सुरक्षा बल को ये जानकारी मिली कि कुछ आतंकी इलाके में हो सकते हैं, तुरंत घेराबंदी शुरू की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद 2 आतंकी जो हैं वो मिले हैं, उन्हें घेर लिया गया है। फिलहाल ये मुठभेड़ चल रही है। तो बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस भारी बल के साथ वहां पर पहुंची, पूरे इलाके को घेर लिया गया है और इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। तो बड़ी खबर श्रीनगर से, 2 आतंकी अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं, कुछ और आतंकी भी छिपे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मुठभेड़ जारी है और लगातार उन्हें ढेर करने की कोशिश सुरक्षा बल की तरफ से की जा रही है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। रिफत, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि आउटस्कर्ट्स है श्रीनगर का, खनमू एरिया है, ये पुलवामा और श्रीनगर के बीच में पड़ता है और वहां पे सुरक्षा बलों को पता चला था कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, यानी मिलिटेंटों ने भी फायर किया और अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी फायरिंग जारी है। बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट वहां पे थे जिनकी इंफॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली और उन्होंने कॉर्डन किया। तो अभी एनकाउंटर जारी है। अर्पिता, शुक्रिया रिफत। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोपी नवनीत कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा को क्राइम ब्रांच ने देर रात गुरुग्राम के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बाद उसे मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन लाया गया। नवनीत कालरा दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा नाम के रेस्टोरेंट का मालिक है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। पुलिस को उसके विदेश भागने का शक था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी कालरा समेत 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नवनीत कालरा पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 3 गुना कीमत पर बेचने का आरोप है। उसके रेस्टोरेंट में हुई छापेमारी में 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद भी हुए थे और तभी से वो फरार चल रहा था। पुलिस को कालरा के तार एक बड़े रैकेट से जुड़े होने का शक है। उधर राजस्थान में कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए बनाई गई एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की धरपकड़ हर दिन जारी है। अब एसओजी ने जोधपुर से मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगने वाले 1000 रुपए के ऑक्सीफ्लोमीटर को 5000 रुपए में बेच रहे थे। एसओजी ने पहले आरोपियों के पास नकली ग्राहक भेजा और सौदा होते ही रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार किया। दोनों को उनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने से ये ज़्यादा बाजार भाव से बहुत ज़्यादा कीमत पे ये बेचने से दोनों को थाना लगे, उनके खिलाफ मुकदमा किया और कार्रवाई की। इस तरह से और भी कई जांचें भी बहुत ज़्यादा बाजार भाव से ज़्यादा दरों पे करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कोरोना के संकट काल में मौका परस गिद्धों की जमात बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन ऐसे गिद्धों पर लगाम लगाने के लिए अपने मिशन में जुटा है, लेकिन मुनाफे के लिए मानवता की हत्या कर चुके ये लोग हैरान करने वाले हथकंडे अपना रहे हैं। कोई ट्रेन में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता है, कोई एम्बुलेंस से ही सांसों का सौदा करता है, तो अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उसकी कालाबाजारी करता है। लेकिन ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करने के लिए न्यूज़ 18 ने जो मुहिम छेड़ रखी है, अब उसका असर दिखने लगा है। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। प्राणवायु के सौदागर बेनकाब।
किट्स वगैरह होते हैं, उनकी एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है। एक जगह गलत तरीके से जमा किया गया था और बताया जा रहा है कि उसकी कालाबाजारी हो रही थी। शिकंजे में मुनाफाखोर गैंग। खगड़िया जिला प्रशासन जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ सख्त अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह पर ग्राहक बन करके वो पहले सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके बाद वहां छापेमारी करते हैं। ऑपरेशन गिद्ध का असर। महामारी के इस दौर में जब मानवता पर मुनाफाखोरी भारी पड़ने लगी, जब बाजार में खुलेआम सांसों का सौदा होने लगा, जब कालाबाजारी करने वाले गिरोह लोगों से जिंदगी बचाने की एवज में पैसे वसूलने लगे, तब न्यूज़ 18 ने सबसे पहले शुरू की अपनी खास मुहिम ऑपरेशन गिद्ध। कितने? जिसके तहत हमने कोरोना काल के उन अवसरवादियों को बेनकाब किया जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे थे। असर ये हुआ कि प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की, पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया और संकट काल के गिद्ध जेल के सलाखों के पीछे भेजे जाने लगे। आज न्यूज़ 18 एक बार फिर ऐसे ही गिद्धों की काली करतूत आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार। जब पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, अदालतें सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछ रही हैं। ऐसे वक्त में पैसों के लालची लोग सांसें बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के कटिहार से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। इन तस्वीरों में आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे होंगे। दरअसल बिहार पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये लोग ट्रेन से सिलेंडर लाकर बाजार में बेचने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर बिहार की कटिहार पुलिस ने लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। हालांकि पुलिस को देखते ही सांसों के सौदागर मौके से फरार हो गए, लेकिन अब तक की जांच में पता चला है कि ये गिरोह मुंबई से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता और उन्हें ऊंचे दाम पर बेचा करता था। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए, लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे ये पता नहीं चला। हम लोग को सूचना मिली जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 kg का है लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है LTT लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है, तो हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं इसमें जो जैसा होगा हम लोग जांच करके उसमें उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो जांच नहीं की गई है, जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कटिहार जैसे शहर में इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर मंगाने का क्या उद्देश्य है और इसके जो भी कंसाइनी है किसने मंगवाया है उसका भी उससे भी पूछताछ की जाएगी। ये रेलवे पार्सल ऑफिस से पता किया जाएगा तभी कुछ बताया जा सकता। कटिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर तो मुजफ्फरपुर में कोरोना की दवा और दूसरी जरूरी चीजों की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कालाबाजारी कोई और नहीं बल्कि सदर अस्पताल में तैनात कर्मचारी कर रहे थे। इस गिरोह में सरकारी एम्बुलेंस के कुछ ड्राइवर भी शामिल हैं। ये सभी मिलकर सरकारी मेडिकल सामग्री चुराकर खुले बाजार में
ऊंचे दाम पर बेचा करते थे। पुलिस ने कालाबाजारी के मुख्य सरगना लव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो सदर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। आपको बता दें कि 4000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन जांच किट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में पीपीई किट, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर, कीमती माइक्रोस्कोप, स्लाइड और केमिकल भी जब्त किया गया है। इस मामले में कुल 5 कालाबाजारियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 3 एम्बुलेंस चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस धंधे में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसमें कई सफेद पोश लोगों के लिप्त होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पुलिस इस रैकेट का सिरा तलाश रही है, ताकि मास्टरमाइंड तक पहुंचने के साथ इस गिरोह का भंडाफोड़ किया जा सके। शहर में छापेमारी की गई है। छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में जो एंटीजन किट, रैपिड एंटीजन किट है, पीपीई किट है, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं और कोविड-19 से जुड़े हुए जो अन्य गवर्नमेंट सप्लाई प्रोडक्ट्स हैं, इसकी बड़ी खेप को इन्होंने जब्त किया है। और इसके साथ ही जो 5 व्यक्ति जो इस पूरी कालाबाजारी की प्रक्रिया में संलिप्त थे, उन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी इनके द्वारा की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त जरूर पड़ी है, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है और ना ही लोगों की मुसीबतें कम हुई है। मेडिकल उपकरण, दवाइयों, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। केंद्र सरकार की मदद के बावजूद कोरोना से लड़ाई में कारगर चीजों की किल्लत है, और वो किल्लत क्यों है यह आपके सामने है। गौर से देखिए, एक टेम्पो में एक कर ऑक्सीजन सिलेंडर लादे जा रहे हैं। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के सिलेंडर आपको दिख जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के जालना में एफडीए और पुलिस की टीम ने ऑक्सीजन के अवैध गोदाम पर छापा मारकर ये सिलेंडर बरामद किए। जालना के गरीब शाह बाजार इलाके की गोदाम पर छापा मारकर 40 जंबो और 9 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला यह गिरोह इन्हें बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में था। गरीब शाह बाजार या एरियामध्ये एका गोडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात सिलेंडर साठवणूक केली आहे अशी माहिती मिळाली। त्या अनुषंगाने अन्न औषध प्रशासन, महसूल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन आम्ही सर्वजणांनी इथे भेट दिली। इथे भेट दिली असता इथे एका गोडाऊनमध्ये आम्हाला 40 मोठे आणि 9 छोटे सिलेंडर आढळले। दिल्ली के अंबेडकर नगर की रहने वाली सुमन को ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत थी। सुमन को एक नंबर मिला तो उन्होंने फोन घुमाया। 50 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के एवज में सुमन से 90,000 रुपए मांगे गए, लेकिन सुमन ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। नतीजा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा पवन नाम का ये गिद्ध आज सलाखों के पीछे है। आरोपी पवन ने पूछताछ में बताया कि वो कैट्स एम्बुलेंस सर्विस में 2 साल से पैरामेडिक्स का काम कर रहा था, जिसकी वजह से कोरोना पीड़ितों के परिजनों से उसके संबंध बन जाते। जरूरतमंद लोग उससे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया करते थे। आरोपी पवन 15 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 40,000 रुपए में बेचा करता था, जबकि 50 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 90,000 रुपए में बेचता था। आरोपी पवन ग्राहकों से पैसे ऑनलाइन वसूला करता था। पुलिस ने पवन के पास से 32 पीपीई किट, 1 लाख रुपए कैश और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई जमाखोरी कर रहा है, तो कोई रिश्वतखोरी। पकड़े जाने पर कोई गिड़गिड़ाता है, अपनी गलती मानता है, तो कोई पैरों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन क्या इतने भर से संकट काल के इन गिद्धों का गुनाह माफ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पैसों की खातिर एक तरह से लोगों का कत्ल कर रहे हैं। महामारी के इस दौर में मुनाफा कमाने के लिए हत्यारे बन गए हैं, और इन जैसे हत्यारों की एक ही जगह है, जेल। उत्तर प्रदेश में आज पहली बार ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। दिल्ली के पास नोएडा से एक मुहिम की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा।